नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सेवा तीर्थ में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ये काम आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और औद्योगिक प्रगति को गति देंगे। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के इस्तेमाल पर दिया गया जोर। करीब 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजनाएं 4 राज्यों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी न सिर्फ लागत बढ़ाती है, बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी करती है वंचित। प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करने का निर्देश दिया और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की और एआई सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर दिया बल। उन्होंने जागरूकता, रोगियों के फॉलोअप और सामुदायिक सहभागिता के लिए एनसीसी कैडेट्स और माय भारत स्वयंसेवकों की एक टीम गठित करने का दिया सुझाव। पीएम ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर जताई चिंता और राज्यों की E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का दिया सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर दी बधाई। दोनों नेताओं के बीच हुई कल फोन पर बातचीत। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार किया व्यक्त। दोनों नेताओं के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। भारत की अध्यक्षता में आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है। इस 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी लेंगे हिस्सा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच और प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बैठक भारत को विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और समावेशी वैश्विक ऊर्जा के भविष्य में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर देगी। ब्रिक्स ऊर्जा एजेंडा की प्राथमिकताएं भारत के सतत विकास के रास्ते से काफी मेल खाती हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता इस वर्ष बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर आधारित। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 जून तक यूके के दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा भारत यूके CETA और GCC के लागू होने से पहले रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यूके सरकार के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वो इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित करेंगे और G2B सम्मेलन की अगुवाई की। पीयूष गोयल के दौरे से भारत यूके आर्थिक सहयोग को और विस्तार मिलने की उम्मीद। वो लंदन में एशिया हाउस में वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन की अगुवाई करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी ढांचे के तहत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अमिताभ प्रसाद और UAE के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मर्जूकी ने किया। बैठक में रक्षा उद्योग सहयोग के विस्तार, नवाचार को बढ़ावा देने, समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत UAE रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने पर पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक वी सुंग लेक से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और वी सुंग लेक ने बैठक के दौरान वैश्विक घटनाक्रम और इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपने रणनीतिक आकलन किए साझा।
इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ह्यून से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, रक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम शेड के ढहने की घटना से जुड़े मामलों में 3 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने भवन की परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। मामले की जांच जारी। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जॉय सूर्या मुखर्जी के अगुवाई में एसआईटी का किया गठन। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत जबकि अन्य घायल। घायलों का इलाज कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब तक 25 से ज्यादा मजदूरों को निकाला गया बाहर। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का दिया आदेश। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई। हर संभव मदद का दिया भरोसा। मेडिकल हॉस्पिटल का दौरा कर पीड़ितों का जाना हालचाल। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस हादसे को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कामों का नतीजा मौजूदा राज्य सरकार नहीं भुगतेगी। तारातला घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सीपीएम के जमाने में बंगाल में हर मार्केट में लगती थी आग। टीएमसी के जमाने में पुल टूटना आम बात थी। ये जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच होगी, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद लोगों में डर बैठा। इस भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। वाराणसी में आज से इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट्स की शुरुआत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने इसका शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये पहल टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों को अपने शहर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने की देगी सुविधा। यात्रा को अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने पर जोर। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। 25 जून और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल किया लागू और संविधान को हथियार बनाकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और संविधान बदलने की पूरी कवायद हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के कठिन दौर में कठोर यातनाएं सहकर लोकतंत्र की रक्षा करने वालों के लिए संघर्ष करने वाले सभी महान लोकतंत्र सेनानियों को किया नमन। योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि सत्ता के अहंकार में कांग्रेस द्वारा थोपे गए आपातकाल के अंधकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को गहरी चोट पहुंचाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस मौके पर आयोजित एक प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के समापन के अवसर पर दिल्ली के द्वारका में एक विशेष कार्यक्रम लोकतंत्र अमर रहे में होंगे शामिल। सेल ने 3 नई और अत्याधुनिक युद्धपोतों के निर्माण के लिए करीब 5,700 टन विशेष डिफेंस ग्रेड स्टील की आपूर्ति कर समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को किया मजबूत। इनमें उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस धुनागिरी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अग्रय और सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी दिवस पर किया नमन। कहा उन्होंने अपने अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से मुगल सेना को कई बार किया पराजित और विशाल भूभाग को मुगल अत्याचारों से किया मुक्त। पंजाब में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए आज से एसआईआर अभियान शुरू। इसके तहत राज्य भर में 24,453 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का करेंगे सत्यापन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को शुरू हुए 11 साल पूरे हो चुके। प्रधानमंत्री की अगुवाई में 2015 में आज के दिन हुई थी शुरू योजना। इस योजना से शहरों में रहने वाले लाखों निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए पक्के घरों का सपना पूरा हुआ। इसके तहत अब तक 1,25,00,000 घरों को मिली मंजूरी। इस योजना के तहत करीबन 98,61,000 मकान बनकर तैयार हुए। लगभग 96 लाख परिवारों ने गृह प्रवेश भी कर लिया। योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के भी करोड़ों अवसर पैदा हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सफलता के बाद सरकार ने इसका विस्तारीकरण करते हुए सितंबर 2024 में इसके दूसरे चरण को भी दी मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नए परिसर के निर्माण को मिली मंजूरी। उत्तर दिल्ली के धीरपुर में करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस परिसर पर लगभग 1700 करोड़ रुपए का होगा खर्च। करीब 8000 विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं होंगी विकसित। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली में उच्च शिक्षा के ढांचे को करेगी मजबूत। विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं करवाई जाएंगी उपलब्ध। NCERT ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपनी पाठ्य पुस्तकों को पायरेटेड और अनअधिकृत संस्करणों से सावधान रहने की दी चेतावनी। परिषद ने कहा कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की फर्जी किताब हो रही है प्रसारित, जिसका NCERT से कोई संबंध नहीं। NCERT ने भी स्पष्ट किया कि उसकी पाठ्य पुस्तकें केवल अधिकृत माध्यमों से ही प्रकाशित और वितरित की जाती हैं। परिषद ने लोगों से अपील की कि वो किताबें केवल अधिकृत विक्रेताओं, आधिकारिक वेबसाइट्स और ई-पाठशाला पोर्टल से प्राप्त करें। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनिया पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है, सनातन परंपरा में इसे सभी 24 एकादशियों में सर्वाधिक पुण्यदायी माना गया है। वक्त ब्रेक का है। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं अनेक खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों के साथ बैठक की। इसमें निर्यात बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाने के तरीकों पर हुई चर्चा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कर रही है काम। इसके लिए सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया, जिसमें वर्ष 2027 तक 2 लाख से ज्यादा छतों पर सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सूचीबद्ध निजी गैर वित्तीय कंपनियों की बिक्री वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 में फिर से 2 अंकों में पहुंची। आंकड़ों में कहा गया कि 2025-26 के दौरान कुल मिलाकर इन कंपनियों की बिक्री में 10.1% की वृद्धि दर्ज हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों की बिक्री वृद्धि 2025-26 में 10.8% रही, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में ये 6% थी। इस वृद्धि में वाहन, विद्युत मशीनरी, इसके साथ साथ खाद्य और पेय पदार्थ और रसायन उद्योगों का प्रमुख योगदान। RBI ने कहा कि क्रेडिट कार्ड के जरिए धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के बारे में ग्राहक से शिकायत मिलने की तारीख से 5 दिन के भीतर शैडो रिवर्सल यानी विवादित रकम अस्थायी रूप से खाते में वापस की जाए। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा कि वो औपचारिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि में होने वाले अल्पकालिक बदलावों को मासिक आधार पर मापने के लिए जुलाई 2026 में इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन करेगा लॉन्च। ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां अमेजन के CEO एंडी जेसी भारत के दौरे पर। कंपनी ने बताया कि वो अपनी त्वरित वाणिज्य सेवा अमेजन नाउ का विस्तार 300 से ज्यादा शहरों तक करने की बना रही है योजना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेजॉन के CEO एंडी जेसी से मुलाकात की, जिसमें निवेश और रोजगार पर अहम चर्चा हुई। कोयला मंत्रालय ने स्वच्छ कोयला तकनीकों पर एक ब्रिक्स साइड इवेंट का आयोजन किया, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और कोयले के स्वच्छ उपयोग को बढ़ावा देने में कोयला गैसीकरण की भूमिका पर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने कुर्नूल जिले के जोनागिरी में सोने की माइनिंग और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। इसके साथ ही राज्य में कमर्शियल स्तर पर सोने का उत्पादन हुआ शुरू। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए AI आधारित समाधानों पर चर्चा करना। बिहार में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 1628.60 करोड़ रुपए की प्रस्तावित निवेश वाली 36 परियोजनाओं को प्रथम चरण की मंजूरी दी। इन निवेशों से राज्य में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा।
केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब जिला और राज्य स्तर की टेक्सटाइल योजना को सक्रिय सोच के साथ लागू करने का समय आ गया। पिछले कुछ समय से सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस बीच बुधवार को भी सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे दोनों कीमतें धातु जो थे वो महीने के निचले स्तर पर पहुंचे। देश भर में युवाओं द्वारा संचालित 6 स्टार्टअप्स को 8वें यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 का विजेता चुना गया। सरकार ने बताया कि इन सभी स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग के साथ साथ क्षमता विकास सहायता भी प्रदान की गई। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 2 बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का था। इसमें भारी जनहानि में बड़े नुकसान की आशंका। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में भूकंप से मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए राहत अभियान तेजी से जारी। भूकंप के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषणा की। वेनेजुएला के माइकेटी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद रखने का लिया गया फैसला। एयरपोर्ट परिसर में हुए नुकसान के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित। जापान में आज सुबह उत्तरी भाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी 7.2 थी तीव्रता। जापान के प्रधानमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के नेताओं से की मुलाकात। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोगियों को भरोसा दिलाया कि अमेरिका उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई राष्ट्रीय रेजिलियंस रणनीति पेश की। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी दुश्मन देश संकट या व्यवधान अमेरिका के हितों को खतरे में न डाल पाए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने IAEA प्रमुख की उस टिप्पणी को खारिज किया जिसमें उन्होंने परमाणु स्थल के निरीक्षण की बात कही। ये भी स्पष्ट किया कि ऐसे निरीक्षण केवल अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता होने के बाद संभव। जिम्बाब्वे की सेनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं। अगले चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार को स्वीकारा। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार उन्होंने दक्षिणपंथी कारोबारी एबेलार्डो डा ला एस्ट्रिएला से बेहद कम अंतर से हराया। ब्रिटेन में कीर स्टार्मर लंदन के हॉलबर्न और सेंट पेनक्रास से लेबर पार्टी के सांसद के रूप में अपना कार्यकाल रखेंगे जारी। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आने वाले हफ्तों में हो रहा है खत्म। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में। फ्रांस में कल इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। दक्षिण पश्चिमी शहर पिसॉस में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक। भीषण गर्मी को लेकर इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। इसमें रोम, मिलान, फ्लोरेंस, ट्यूरिन जैसे बड़े शहर शामिल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों के आयोग ने दावा किया कि गाजा में इजराइल जानबूझकर बच्चों को बना रहा है निशाना, और इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को झूठा और मनगढ़ंत करार किया। दक्षिण कोरिया में जन्म दर बढ़ गया। अप्रैल महीने में पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्ज हुई, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा। यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाली रूस की प्रमुख विपक्षी पार्टी याब्लोको के उप नेता को रूसी सेना के बारे में झूठ फैलाने के आरोप में दोषी ठहराया गया और संसदीय चुनाव से ठीक 2 महीने पहले 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में अभी भी 65.5 करोड़ लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, जिसमें से अधिकांश लोग उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन लगातार रूसी सेना की लॉजिस्टिक्स में रुकावट डाल रहा है। आईडीएफ ने हमास के खिलाफ अपना सैन्य अभियान रखा जारी। आईडीएफ ने बताया कि सप्ताह की शुरुआत में इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी में हमला किया, जिसमें हमास के सैन्य विंग के सदस्य अकरम मोहम्मद महमूद अबू माजी को मार गिराया गया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत की नजर जीत की पटरी पर लौटने पर रहेगी। भारतीय महिला टीम ने विश्व कप में अब तक 3 मैच खेले, जिसमें 2 में टीम को जीत मिली, जबकि पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम को हार का सामना करना पड़ा।
फीफा विश्व कप के ग्रुप ए में खेले मैच में मेक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ही मेक्सिको अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर चुकी है। दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका नॉकआउट दौर में अपनी जगह बनाने में कामयाब। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में ही खेले गए मैच में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर शानदार जीत की दर्ज। इस जीत के साथ ब्राजील ने नॉकआउट दौर में अपनी जगह की पक्की। वहीं स्कॉटलैंड का सफर ग्रुप में तीसरे स्थान पर समाप्त हुआ। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप सी में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ मोरक्को ने ग्रुप सी में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। अंतिम 32 में प्रवेश किया, जबकि हैती टूर्नामेंट से बाहर हुई। फीफा विश्व कप 2026 में स्विट्जरलैंड ने सह मेजबान कनाडा को 2-1 से हराकर ग्रुप बी में अपने शीर्ष स्थान को किया हासिल। अंतिम 32 में जगह की पक्की। मुकाबले में रोबिन वर्गास ने गोल कर स्विट्जरलैंड को दिलाई बढ़त। इसके 11 मिनट बाद जोहान मंजाम्बी ने दूसरा गोल दागकर टीम की स्थिति को किया मजबूत। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप बी में बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना ने नॉकआउट दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया, जबकि कतर को लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन उत्तर प्रदेश की 18 वर्षीय हैमर थ्रो खिलाड़ी अनुष्का यादव ने 67.02 मीटर का शानदार थ्रो कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। बागपत जिले की रहने वाली अनुष्का ने सरदार सिंह के 2017 में बनाए गए 65.25 मीटर के पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वहीं पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव मीना ने 5.46 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किया कायम। और एक्सप्रेस में इतना ही। विजय अनुमति, नमस्कार।